नमस्ते बच्चों। आज आपके लिए टॉपिक लाए हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का अगला पार्ट, जिसमें आपको क्लियर करेंगे व्हाट इज एग्जाम, एग्जाम क्या होता है, नर्व फाइबर्स क्या होते हैं और नर्व क्या होता है। नर्व, एग्जाम, नर्व फाइबर, और फिर ये जो नर्व्स होती हैं कैसे आपस में जुड़ती हैं, जुड़ने वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं सिनैप्स। तो सिनैप्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिकमेंडेशन है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। एग्जाम और नर्व फाइबर। नर्व फाइबर और एग्जाम में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों चीजें एक हैं, कैसे क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में क्लियर हो लिया जाए। आपने स्ट्रक्चर देखा था नर्व सेल्स की, जिसमें बॉडी था, न्यूक्लियस वगैरह, और फिर ये एग्जाम के रूप में बाहर आ रहा था। इसको हम लोग एग्जाम आमतौर पर बोल देते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि एग्जाम हो। एग्जाम सिर्फ बॉडी से निकले हुए पार्ट को ही कहा जाता है जिसके चारों तरफ किसी भी तरह की और ओवरलैपिंग ना हो। जैसे कि इसके चारों तरफ हमने ओवरलैपिंग दिखाई थी इसके स्वान सेल की, इसके चारों तरफ हमने एक लेयर बताई थी, पाया जाता है माइलिन शीथ का। यदि ये सारी चीजें नहीं हैं, सिर्फ क्या है एग्जाम। एग्जाम का मतलब हुआ एक प्रोसेस जो कि सेल बॉडी, जो कि नर्व सेल है, न्यूरॉन सेल है, उसकी जो बॉडी से एक्सटेंडेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है, जिसमें सिर्फ क्या मिलता है, सिर्फ मिलता है एक्सोप्लाज्म, सॉरी एग्जाम का है इसलिए एक्सोप्लाज्म यहां बोला जाएगा, और इसके बीच में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर या कह सकते हैं स्टैंड्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पे साइटोस्केलेटन। लेकिन किसके अंदर पाया जा रहा है, एग्जाम के अंदर या नर्व सेल के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोस्केलेटन, एक तरह से बोल सकते हैं, या न्यूरोनल स्केलेटल सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है, शेप देने का काम करता है। इसको सेंटर में बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। तो इसको न्यूरो फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, न्यूरो फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये न्यूरो फाइबर सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। इस साइटोप्लाज्म को ही नाम हम लोग देते हैं एक्सोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म और इसकी जो लेमा है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोलेमा। मीन्स जो एग्जाम एक फाइबर है जो निकला हुआ है, ये चारों तरफ से एक्सोप्लाज्म के द्वारा घिरा होगा, जिसको हम एक्सोलेमा बोलेंगे, सॉरी एक्सोलेमा बोलेंगे। एक्सोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड है और उस लिक्विड में कुछ फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। उन फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल या न्यूरोनल स्केलेटन, ठीक है। तो ये शेप देने का काम करता है, क्योंकि ये धागे जैसी संरचना आगे बढ़ रही है, इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस भी होनी चाहिए जिससे एक जगह पे फिक्स रहती है। काम कौन करता है, न्यूरोफाइब्रिल्स करते हैं। तो न्यूरोफाइब्रिल सेंटर में हो गया, उसके चारों तरफ एक्सोप्लाज्म हो गया, और एक्सोप्लाज्म और इन सारी स्ट्रक्चर्स को चारों तरफ से घेरे हुई एक शीथ है, एक कवर है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। लेकिन इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंडेड है कहाँ पे, एग्जाम में, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक। इस इतने स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एग्जाम। और यदि इसके चारों तरफ क्या है, एक लेयर माइलिन की हो गई, एक लेयर क्या होगी, माइलिन की होगी। माइलिन सिक्रीट किया जाता है एक विशेष प्रकार की सेल के द्वारा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था स्वान सेल। ये स्वान सेल इसके बाहर की तरफ होगी, जिसका एक न्यूक्लियस भी होगा। इसी तरह से ढेर सारी स्वान सेल्स एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं, ठीक है, और क्या बनाती है, नीचे माइलिन की शीथ का निर्माण करती हैं।
और खुद ही एक अलग से कवर बना रखी है। एक कवर होगी किसकी, आपका सॉरी अंदर की तरफ माइलिन शीथ है ये, ठीक है, और बाहर की तरफ आपकी जो सेल है स्वान सेल, स्वान सेल के द्वारा एक और कवर बनाई जाती है। इसको सिंपली शीथ बोला जाता है या कभी कभी स्वान शीथ बोलते हैं, लेकिन इसको एक स्पेशल टर्म भी दिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा या इसी को कभी कभी न्यूरोलेमा भी बोलते हैं, न्यूरोलेमा, ठीक है, दोनों टर्म उपयोग होता है। न्यूरीलेमा या न्यूरोलेमा ये किसको कहते हैं, सिर्फ जो स्वान सेल है उसके द्वारा जो एक ऊपर की कवरिंग बनाई गई है उस कवरिंग को हम लोग नाम देते हैं न्यूरीलेमा या न्यूरोलेमा। और इसके अंदर जो स्वान सेल के द्वारा एक फैट का, जिसको नाम क्या दिया जाता है, माइलिन फैट है, इस फैट का जमाव करता है, जिसके कारण इंसुलेशन होता है नर्व फाइबर का। नर्व फाइबर इंसुलेट हो जाती है, किसके कारण हो जाती है बेटा, माइलिन के जमाव के कारण। माइलिन क्या है, फैट है, और फैट क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। हीट का भी इंसुलेटर होता है और इलेक्ट्रिक करंट का भी बहुत ही अच्छा क्या है, ये इंसुलेटर है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इंसुलेशन का काम करता है ये। इस तरह से आप देख रहे होंगे, एक एग्जाम बाहर से दो विशेष लेयर से घिर गई, एक क्या है, माइलिन शीथ है, और दूसरा स्वान सेल के द्वारा निर्मित की गई शीथ, जिसका नाम क्या है, न्यूरीलेमा या न्यूरोलेमा बोलते हैं, ठीक। अब ये न्यूरीलेमा, माइलिन शीथ और एक्सान, ठीक है, जब ये तीनों बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ये तीन के तीनों क्या है, इनके बाहर भी क्या है, अब एक कनेक्टिव टिश्यू गिर जाती है, ठीक है। इधर से भी स्वान सेल होगी, माइलिन शीथ इधर से भी होगी, हर तरफ मीन्स ये तो एक इस तरह से स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ कवर बन रही है। तो सबसे पहली कवर माइलिन की हो गई, माइलिन के बाद फिर दूसरी कवर किसकी चढ़ा दी गई, स्वान सेल की शीथ की बनाई गई, जिसको हम लोग न्यूरीलेमा कहना। और फिर न्यूरीलेमा के बाहर भी एक और कवर अगर इस पर चढ़ा दी जाती है, जो क्या होती, एरियोलार टिश्यू होते हैं, जो कि आपके ने टिश्यू में पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का। एरियोलर टिश्यू के द्वारा क्या करते हैं, ये घेर दिए जाते हैं, चारों तरफ से कवर कर लिए जाते हैं। जो स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग अब क्या कहते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं। किसको बोलेंगे, जब एक एक्सान के चारों तरफ माइलिन शीथ के ऊपर क्या हो गई, न्यूरीलेमा या न्यूरोलेमा, और फिर उसके ऊपर एक बाहर की तरफ एक और कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, किस तरह का है, एरियोलर है, ठीक है ना, क्योंकि ये पैकिंग का काम करते हैं। जहाँ भी एरियोलर टिश्यू आते हैं या कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, वहाँ पर दो चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। एक नर्व फाइबर इधर से, दूसरी नर्व फाइबर और आएगी पास में, जोड़ने का काम करेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंडोन्यूरियम। ये जो फाइबर यहाँ पे है, सॉरी, जो ये शीथ ऊपर की कवरिंग है, जो किसके द्वारा बनाई जा रही है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनाई जा रही है, इसको नाम हम लोग देते हैं इंडोन्यूरियम। इसको क्या नाम देते हैं, इंडोन्यूरियम। ये इंडोन्यूरियम के द्वारा जब घिर गया स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर। मीन्स एक तरह से देखा जाए तो शीथ जो कि कवर किए हुए हैं किसको, एक्सान को कवर की हुई जितनी शीथ है उसको भी एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा घेर दिया गया, तो वो क्या बन जाता है, नर्व फाइबर बन जाता है। और नर्व फाइबर में जो ये एक्स्ट्रा कवर बना रहा है कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, उस कनेक्टिव टिश्यू को एक नाम दिया जाता है, क्योंकि वो नर्व से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, नर्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको नाम ही दिया गया इंडो, माने अंदर की तरफ, न्यूरियम, ठीक, इंडोन्यूरियम बनाएगा। अब ऐसे ही नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, जुड़ करके आपस में एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फैसिक्यूली। तो उसको आगे लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसी टॉपिक को दूसरे ढंग से देख लेते हैं और उससे क्लियर हो जाए।
ये एक्सान है, एक्सान के चारों तरफ क्या है, एक्सोलेमा है। क्या है, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सोलेमा के ऊपर एक कवर चढ़ा दी गई। किसकी चढ़ा दी गई भाई, एक कवर चढ़ा दी गई एक्सोलेमा के ऊपर। इस कवर को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ या सिंपल माइलिन। ठीक है, और फिर माइलिन के ऊपर भी एक कवर चढ़ा दी जाती है। किसकी, श्वान सेल की, जिसके द्वारा माइलिन शीथ का निर्माण होता है। वो श्वान सेल इसके चारों तरफ एक कवर बना लेती हैं जिसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। क्योंकि क्या है बेटा, ये सेल है, और ये सेल कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में अपने आप को फैलाए रहती है। ठीक, मीन्स एक कवर बन जाएगी। आगे कक्षाओं में इसको समझेंगे कैसे कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में ये अरेंज होती है। लेकिन यहाँ पर ये समझेंगे एक कवर या एक राउंड ये क्या बना लेते हैं, चारों तरफ माइलिन के कवर बना लेते हैं। ये कवर क्या कहलाती है, न्यूरो इंडोन्यूरियम। तो इसके बाहर होगी। ठीक है, एक कवर क्या बनेगी, इंडो न्यूरियम, जो कि क्या है, एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इस सेल के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उस कवर को, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं न्यूरी लेमा। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरी लेमा बोलते हैं। श्वान सेल, श्वान सेल के द्वारा जो कवर बनाई गई उसको बोलेंगे न्यूरी लेमा। और न्यूरी लेमा ने क्या किया, सिक्रीशन किया फैट्स का, जिसका नाम क्या है, माइलिन फैट्स। इसके द्वारा जो बनाई गई लेयर है, और फिर उसके अंदर क्या है, एक्सोलेमा है। और एक्सोलेमा के अंदर क्या है, प्रोसेस है जो कहाँ से निकला हुआ है, साइटॉन से। पूरी बॉडी जो सेल की है उससे निकले हुए भाग को कवर कर रहा है माइलिन, माइलिन को कवर कर रहा है न्यूरी लेमा, श्वान सेल के द्वारा बनाई गई। और उसके बाहर भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोन्यूरियम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना, उस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हम लोग देते हैं नर्व फाइबर। क्या नाम देते हैं, नर्व फाइबर। ठीक है, एक्सान से नर्व फाइबर का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, जब इसके तरफ, इसके चारों तरफ कवर्स बन जाती हैं। कवर, कवर कौन कौन सी, 3 कवर। एक्सान के ऊपर 3 कवर अगर चढ़ जाए, 3 शीथ उसके ऊपर बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे नर्व फाइबर। वो कौन सी 3 कवरें हैं भाई, माइलिन, और दूसरी कवर है श्वान सेल के द्वारा बनाई जाने वाली न्यूरी लेमा, न्यूरी लेमा। और तीसरी कवर है जो सबसे फाइनल कवर है, किसके द्वारा बनाई जाती है, सॉरी, इंडोन्यूरियम, इंडो। तो जो एक्सान के चारों तरफ अगर ये 3 कवर हो, या इन तीनों में से कोई भी एक हो, लेकिन फाइनल एक कवर कम से कम ये होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि कई प्रकार की ऐसी सेल्स होती हैं जिनके चारों तरफ माइलिन शीथ नहीं पाया जाता, लेकिन श्वान सेल की कवर पाई जाती है और इंडोन्यूरियम की पाई जाती है। ठीक है, ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड, जिनमें माइलिन नहीं पाई जाती। जिसमें माइलिन पाई जाती है उसको माइलिनेटेड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मीन्स इसमें कम से कम ये 2 कवर तो होगी। मीन्स एक्सान के चारों तरफ यदि कवरिंग पाई जा रही है तो क्या कहलाएगी, नर्व फाइबर कहलाएगा। ठीक है, तो अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा नर्व फाइबर क्या है, एक्सान क्या है। ठीक है, अगला तो अभी तक हमने समझा था कि नर्व सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। अब नर्व सेल्स के अलावा नर्व फाइबर्स की बात करेंगे तो नर्व फाइबर्स का भी क्लासिफिकेशन हम इसी आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि नर्व सेल से ही नर्व फाइबर का निर्माण है। क्योंकि एक्सान्स किसे हैं, कितने प्रकार के हैं, और एक्सान का ही डिवीजन यहाँ पर हम लोगों ने एक तरह से देखा था, किसमें एक्सान था किसमें नहीं था। तो जैसे नर्व सेल्स का क्लासिफिकेशन हुआ, टाइप बताया गया, ऐसे ही नर्व फाइबर का हो गया। लेकिन नर्व का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में देख लेते हैं। नर्व का जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें कोई प्रोसेस वगैरह ऐसा होता नहीं है, इसलिए उसका प्रोसेस के आधार पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता।
तो नर्व का सिर्फ उसके फंक्शन के आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो नर्व जो होती है बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। पहली कैटेगरी होती है जो सेंस को सेंसरी आर्गन से ले आने का काम करती है नर्व, उनको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। उनको क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व। दूसरी वो होती हैं जो सूचनाओं को इफेक्टर आर्गन, मीन्स जो इफेक्ट उत्पन्न करने वाले आर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनके पास तक ले जाना, जैसे मसल सेल्स तक सूचनाओं को ले जाना मस्कुलर एक्शन के लिए। ये मोटर नर्व होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। मोटर नर्व। तो इस तरह से एक सेंस को ले आने वाली नर्व होगी, उसको हम सेंसरी नर्व बोलेंगे। एक क्या कर रहा है? सूचना लेके जा रहा है, भाई तुमको ये काम करना है, तो वो मसल्स है, या हो सकता है मसल्स की जगह इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को सूचना ले जाए। मीन्स कहीं ना कहीं जहां से इफेक्ट उत्पन्न होना है वहां पर ले जाना है, तो काम करने के लिए ले जाना है, तो उसको हम बोलेंगे मोटर नर्व, या कभी कभार इसको इफेक्टर नर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और तीसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड नर्व। ये टर्म ही बता रहा है कि मिक्स्ड क्यों, क्योंकि इनमें सेंसरी नर्व भी मिली हुई है और मोटर नर्व भी मिला हुआ है। क्योंकि आपको ये बताया गया था नर्व क्या है, जो सूचना ले आना ले जाने का काम है वो तो एक्चुअली नर्व फाइबर्स करते हैं, जो कि एक्सॉन्स के द्वारा बने हुए हैं। तो नर्व फाइबर्स का क्या है? ये समूह है, बंडल है। तो नर्व फाइबर्स का बंडल है, इसलिए उसमें जब बंडलिंग हो रही थी, पैक किए जा रहे थे, तो उसमें दोनों ही प्रकार के सेंसरी नर्व भी पैक हो गए और मोटर नर्व भी पैक हो गए। इसलिए दोनों ही प्रकार के नर्व फाइबर्स उसमें मिलते हैं, इसलिए वो दोनों ही काम करता है। सेंस को ले आने का भी काम करता है और सेंस को ले जाने का भी काम करता है। ऐसे नर्व को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। ठीक। इस तरह से नर्व को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। ऑल अबाउट कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस की स्टार्टिंग थी जो। अब इसके बाद हम ये जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स के द्वारा जो टिश्यू का निर्माण हो रहा है, जिसको बोलेंगे नर्व टिश्यूज, और फिर ये नर्व टिश्यूज आपस में मिलकर के सिस्टम का निर्माण करते हैं। उस सिस्टम पर आ रहे हैं, उस सिस्टम को पढ़ने के लिए। तो सिस्टम में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन है और सारे सिस्टम पार्ट्स हैं, उन सबको लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स। नर्व्स क्या होती है? दीज आर द बंडल्स, दीज आर द बंडल्स ऑफ द नर्व फाइबर्स व्हिच इज अरेंज्ड इन ए पैक्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड fasciculi। ठीक है, सिंपली। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ये नर्व का स्ट्रक्चर है, नर्व का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये एक नर्व फाइबर, ये क्या है? नर्व फाइबर है। और इस नर्व फाइबर के चारों तरफ ये क्या है? इंडोन्यूरियम है। ये इतना स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? नर्व फाइबर है। और इस नर्व फाइबर का ये क्या है? इंडोन्यूरियम है। इस स्ट्रक्चर को, इतने स्ट्रक्चर को हमने नर्व फाइबर कहा। अब यहाँ पर एक से ज्यादा नर्व फाइबर्स एक साथ अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, पैरेलल। कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। जब ये पैरेलल अरेंज हो जाते हैं और काफी क्लोज पैक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिगर बनाने में स्पेस आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन स्पेस नहीं होता, ये बिल्कुल ही पैक्ड होते हैं, कोई जगह नहीं होती इनके बीच। ठीक। और ये जो पैकिंग होती है नर्व फाइबर्स की, इन पैकिंग को बांधने का काम करता है इंडोन्यूरियम। कौन करता है? इंडोन्यूरियम। और इसमें हाइड्रोजन बांड के द्वारा ये पैक कर दिए जाते हैं। इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मैटर है, टिश्यूज है, वहां पर काम करता है। इस तरह से ये बन जाते हैं। ये सब चीजें जरूरी नहीं है, यहाँ पर आगे देखा जाएगा।
तो इनकी जो पैकिंग है काफ़ी क्लोज पैकिंग होती है और ये बंधे होते हैं, इनके बीच कई तरह के फोर्सेज एक्ट करते हैं और इनको एक साथ बांध करके रखते हैं। ये बांधने वाला टिश्यू क्या है? एंडोन्यूरियम है। तो नर्व फाइबर्स इकट्ठा होकर के बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके चारों तरफ भी एक कनेक्टिव टिश्यू की अतिरिक्त कवरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? बाहर की तरफ से एक और कवर बन जाती है। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम। ये जो बाहर की कनेक्टिव टिश्यू का लेयर बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिन्यूरियम। अब पेरिन्यूरियम से घिरा हुआ जो कंप्लीट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स कलेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, इस स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है फैसिक्यूली। सिंगल स्ट्रक्चर जो बना, इसको हम फैसिक्यूली कहते हैं। जो एक साथ ढेर सारे इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो एक नर्व में, उन सभी को हम फैसिक्यूलस बोलते हैं। तो फैसिक्यूलस जितने भी होते हैं एक नर्व में, वो सब एक साथ पैक होते हैं और इनके बीच में ब्लड वेसल्स, इनके बीच में फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, और इनके बीच में लिम्फेटिक सिस्टम जो कि लिम्फ होता है, ये पैक होता है, पाया जाता है। इनके द्वारा मैटर का आवागमन होता रहता है। और ये सभी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से? फैसिक्यूली जितने होते हैं सारे फैसिक्यूली, प्लस ब्लड वेसल्स, फैट ग्लोब्यूल्स, लिम्फेटिक सिस्टम्स, ये सारी चीजें एक साथ फिर एक और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बाहर से कवर की जाती हैं। क्योंकि अब ये कवरिंग जो बन रही है नर्व में सबसे बाहर की तरफ है, और बाहर के आवरण को आमतौर पर हम लोग एक्टो टर्म देते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर एक्टोन्यूरियम नाम दिया गया है। एक्टोन्यूरियम। और सबसे अंदर की तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू थी, इसीलिए इसको, जो कि फाइबर को कवर कर रही थी, ठीक है, फाइबर की कवरिंग बना रही थी, मीन्स एक्जाम की कवरिंग बना रही थी, उसको हम लोगों ने नाम दिया था इंडोन्यूरियम, क्योंकि वो सबसे अंदर की तरफ है। और मध्य में क्या है? पेरिन्यूरियम। और सबसे बाहर की तरफ क्या है? एक्टोन्यूरियम। ठीक, इस तरह से जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बन रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है नर्व। और इस नर्व में विभिन्न प्रकार की जो फाइबर्स निकलते हैं न्यूरॉन से, वो सब एक साथ मूव करते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस से आना और जाना में भी दोनों हो सकता है। मीन्स ये सूचनाओं को ले आने वाले भी हो सकते हैं, सूचनाओं को ले जाने वाले हो सकते हैं, या ऐसे नर्व हो सकते हैं जो क्या है, सूचना को ले भी आते हों और ले भी जाते हैं। तो इस तरह से इनका काम होगा। नर्व स्ट्रक्चर में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे अंदर की तरफ क्या है? नर्व फाइबर्स हैं। नर्व फाइबर्स की सबसे बाहर की कवरिंग जो कि कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनाई गई है, एंडोन्यूरियम है। तो इस तरह से जो एंडोन्यूरियम और विभिन्न प्रकार की जो फाइबर्स हैं सभी एक साथ कलेक्ट हो जाती हैं। उनके को क्या करता है, एक बाहर की कवरिंग और बनती है कनेक्टिव टिश्यू की या एरियोलार टिश्यू को, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिन्यूरियम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फैसिक्यूली बोलते हैं। और ऐसे ही ढेर सारे फैसिक्यूली ब्लड वेसल्स, फैट ग्लोब्यूल्स और लिम्फेटिक सिस्टम के साथ मिल करके एक बाहर से एक्टोन्यूरियम के द्वारा, जो कि ऑलरेडी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है? ये एरियोलर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इसके द्वारा इसकी कवरिंग होती है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नर्व। अर्थात नर्व क्या है? एक तरह से अगर देखा जाए तो जितने नर्व फाइबर्स हैं उनको समूह में एक साथ ढेर सारे हजारों की संख्या में एक साथ कलेक्टेड स्ट्रक्चर हैं, जिनको पैक करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या लगे हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू लगे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूरियम। और ये न्यूरियम जो सबसे अंदर की तरफ है एंडोन्यूरियम, जो मध्य में उसको पेरिन्यूरियम, और जो सबसे बाहर है उसको एक्टोन्यूरियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल नर्व का स्ट्रक्चर। और अब अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं सिनैप्स। सिनैप्स क्या है? सिनैप्स को समझने से पहले थोड़ी सी बात समझते हैं कि आपने देखा कि नर्व सेल्स होती हैं, और नर्व सेल्स का काम होता है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। ये सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। आँख से सूचना मिलती है, ब्रेन को जाती है, फिर हाथ को जाएगी सूचना। तो ये बहुत लंबा रेंज है। और सेल की साइज आप जानते हैं बहुत छोटी होती है।
लेकिन इस सेल्स की विशेषता ये थी कि इसके प्रोसेस निकले होते थे जो बहुत बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं। यहाँ तक कि नर्व सेल की अगर लंबाई की बात की जाए तो कुछ ऐसी भी नर्व सेल्स मिलती हैं जिनकी लेंथ जो है लगभग लंबाई कह सकते हैं 1 मीटर तक होती है, लेकिन सभी सेल्स 1 मीटर की होंगी नर्व सेल्स, ये आवश्यक तो नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ी होंगी जो सूचनाओं को एक दूसरे से लेकर के ट्रांसफर करेंगी। तो ये जुड़ने का काम, सूचना पहुंचे एक जगह से दूसरी जगह पर, ये सेल्स आपस में जुड़ करके सूचनाएं एक दूसरे को ट्रांसफर करती हैं। तो जिस जगह पर ये सेल्स नर्व सेल्स जुड़ती हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं सिनैप्स। तो सिनैप्स है क्या, अगर सिंपल भाषा में इसको डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं सिनैप्स इज अ प्लेस, सिनैप्स is a place where impulses मीन्स सूचनाएं, ठीक है ना, क्योंकि इम्पल्स के रूप में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में सूचनाएं मूव करते हैं यहाँ पर, इसीलिए इम्पल्स लिख रहा हूँ। इज अ प्लेस वेयर इम्पल्सेस आर ट्रांसफर टू अदर neurons, is a place where impulses are transferred from a neuron to other neurons। एक ऐसी जगह है, एक प्लेस होता है जहां पर सूचना या इम्पल्सेस का ट्रांसफर होता है एक स्थान से, एक सेल से दूसरे सेल, मीन्स एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल्स को सूचनाओं का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ऐसे साइट्स को हम लोग बोलते हैं सिनैप्स। ठीक है, तो सिनैप्स को डिफाइन सिर्फ सिंपल सी भाषा में करना चाहें तो सिनैप्स क्या होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होगा मैसेज। अब यहाँ पर एक जो ट्रांसफर करेगा और एक जो सूचना को लेगा, एक क्या होगा, ट्रांसफर करने वाला होगा और एक क्या होगा, रिसीवर होगा। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। तो ट्रांसफर करने वाला क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग प्री माने पहले, सूचना जिसके पास है पहले से ही वो प्री होगा, प्री सिनेप्टिक नर्व, क्या बोलेंगे उसको, प्री सिनेप्टिक नर्व। और जो सूचना को ले रहा है, बाद में पा रहा है, वो क्या कहलाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। अर्थात अब इसको अगर फिर से हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, सिनैप्स इज अ प्लेस वेयर इंपल्स ट्रांसफर फ्रॉम ए प्रीसिनैप्टिक नर्व्स टू द पोस्ट सिनैप्टिक नर्व। सिनैप्स इज अ प्लेस वेयर इंपल्सेस आर, कह सकते हैं, स्टिमुलस इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रीसिनैप्टिक नर्व्स टू द पोस्ट सिनैप्टिक नर्व। ये हो गया सिनैप्स की डेफिनेशन। एक्चुअली सिनैप्स होता कैसे है, बनता कैसे है, ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए आइए एक फिगर बनाते हैं फिर जानते हैं। आइए अब सिनैप्स के स्ट्रक्चर्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ सिनैप्स की बात करेंगे तो प्री सिनैप्टिक नाम, क्योंकि इसके पहले आपको बताया कि इसमें कम से कम 2 मेजर चीजें यूज होंगी। एक क्या होगा, एक नर्व सेल जुड़ रही होगी, दूसरे नर्व सेल को जोड़ रही होगी। जो नर्व सेल जुड़ रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्री सिनैप्टिक नर्व, और जो सेल जुड़ेगी उसको बोलते हैं पोस्ट सिनैप्टिक नर्व। तो प्री सिनैप्टिक नर्व का जो सबसे एंड वाला रीजन होता है एक्सॉन का, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं बढ़ जाती हैं। उन शाखाओं के अंत में एक बल्ब लाइक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। उसी बल्ब लाइक फूले हुए स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्री सिनैप्टिक नर्व। ये सबसे पहला कंपोनेंट हो गया किसका, कंपोनेंट ऑफ सिनैप्स। मींस सिनैप्स को बनाने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट चाहिए, तो वो है 3 में से सबसे पहला हो गया प्री सिनैप्टिक नर्व, जो कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है, प्री सिनैप्टिक नर्व के द्वारा बनाया जाता है। प्री सिनैप्टिक नर्व के एंड में जो बहुत सारी शाखाएं बढ़ती हैं, उन शाखाओं के एंड पर बल्ब लाइक फूला हुआ स्ट्रक्चर मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री सिनैप्टिक नर्व। प्री सिनैप्टिक नर्व फिर जुड़ेगा किससे, या तो डेंड्राइट से, दूसरी सेल जो होगी उसकी डेंड्राइट से जुड़ेगा आमतौर पर। अगर डेंड्राइट नहीं होता है, यूनिपोलर, अभी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की भी चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे, तो हो सकता है कि डेंड्राइट हो ही ना,
तो क्या होगा, उसकी बॉडी जो साइटॉन होता है, साइटॉन के ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ सकता है। ठीक है, तो एक हिस्सा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट्स और साइटॉन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम एक गैप करता है। अब ये सोच रहे होंगे गैप कैसे किसी चीज को जोड़ेगा, सही है, तो गैप जोड़ता नहीं है, बल्कि वास्तव में ये दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, इन दोनों को एक निश्चित दूरी पर बांध करके रखते हैं। दैट इज अराउंड 200 एंगस्ट्रॉम। मीन्स ये बहुत ही पतला रीजन है, जो गैप है, एक स्पेस इनके बीच बन जाता है। ठीक है, उसको जोड़ करके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन दोनों सेल के पार्ट्स को आपस में तो रखते हैं, लेकिन इनके बीच में लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड में, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है तो वहां पर फ्लूइड भी होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इसमें लिक्विड भरा होता है। ठीक, ये 3 कंपोनेंट हो गए। पहला कंपोनेंट हो गया प्री सिनेप्टिक नाभ, दूसरा हो गया डेंड्राइट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं साइटॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन दोनों को सेपरेट करने वाला एक छोटा सा क्लेफ्ट, दरार। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब आइए समझते हैं कैसे सूचना यहां से एक सेल से दूसरी सेल को ट्रांसफर होती है। तो इसके अंदर बहुत सारे बेसिकल्स भरे होते हैं, और ये बेसिकल्स सिंपल नहीं होते। इन बेसिकल्स के अंतर्गत अंदर में, बेसिकल माने एक थैली, ठीक है ना, उस थैली में कुछ ना कुछ केमिकल्स हमारे पड़े हुए हैं। इन केमिकल्स का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इन केमिकल का नाम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। मीन्स ये ट्रांसमीटर का काम करते हैं, एक जगह से निकल करके दूसरी जगह पर सूचना पहुंचा देते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह पे सूचना पहुंचाए वो ट्रांसमीटर कहलाता है, और नर्व सेल के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है। नर्व सेल के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कौन करेगा, जिसके पास सूचना होगी वही तो सिक्रीट करेगा। इसलिए हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर किसके द्वारा सिक्रीट किया जाएगा, प्रीसिनेप्टिक नाभ के द्वारा। ठीक है, तो प्रीसिनेप्टिक नाभ में जो वेसिकल्स होती हैं ये कैल्शियम पर डिपेंड करती हैं। जब कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है, यहाँ पर अंदर की तरफ आता है, बाहर से अंदर की तरफ कैल्शियम बहुत ज्यादा आएगा, तो ये एक्टिवेटेड हो जाती हैं, वेसिकल्स एक्टिवेटेड हो जाती हैं, और यहाँ से मूव करके यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका, प्रीसिनेप्टिक नाभ का, इससे फ्यूज हो जाती हैं, और अपना जो अंदर भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है उसको बाहर जो क्लेफ्ट है उसमें सिक्रीट कर देता है। ठीक है, इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आते ही यहाँ जो डेंड्राइट या साइटॉन का स्ट्रक्चर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका सबसे बाहर की तरफ, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या रिसेप्ट करते हैं, मीन्स ये किस चीज को जानते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को। जब न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर पर आकर के जुड़ता है तो इनको ये सूचना हो जाती है कि हमको क्या करना है, सूचना किस प्रकार की सूचना है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब न्यूरोट्रांसमीटर भी कई प्रकार के होंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर को पहचान करके सूचना देता है कि भाई आपको क्या काम करना है। ठीक है, ये सूचना फिर आगे सेल को पहुंच जाती है, फिर ऐसे ही अगली सेल क्या करती है, दूसरी सेल को पहुंचाएगी, तीसरी सेल पहुंचाएगी। इस तरह से सूचना एक यूनि डायरेक्शन में हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करता है, सूचना इस तरह से चलती है। ठीक, तो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये हो गया सिनेप्स के द्वारा कैसे सूचना का एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बहुत ही आवश्यक था। ठीक, और इस स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, और इस कंपोनेंट्स के बारे में आप जानते रहें। ठीक, दैट्स ऑल सिनेप्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नर्व सेल या नर्व फाइबर्स की जब हम बात करें, क्योंकि आप अब तक समझ चुके हैं नर्व फाइबर क्या है, नर्व सेल क्या है, नर्व क्या है। ठीक है, अब आगे हमारा टॉपिक है कि नर्व सेल कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में जाना जाए। तो नर्व सेल को जानने के हमारे पास 2 आधार हैं। एक इनका फंक्शन के आधार पर कि किस प्रकार का फंक्शन करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा आधार है कि इनसे निकलने वाले प्रोसेस। नर्व सेल की बात अभी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अभी, नर्व सेल की ही मात्र बात कर रहा हूँ। नर्व सेल को हम 2 आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन के आधार पर और प्रोसेस के आधार पर। कितने प्रोसेसेस इससे निकले हुए हैं, ठीक है, कितने प्रोसेसेस इससे निकले हुए हैं। फंक्शन के आधार पर जब हम बात करते हैं तो कौन सा फंक्शन करता है, ये सूचनाओं को ले आता है, सूचनाओं को ले जाता है,
या सूचनाओं को इंटरमीडिएट कंडीशन में एक दूसरे से जोड़ने का काम मात्र करता है। इस आधार पर कई नर्व सेल्स 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं, एक सेल 2, 3, 4, 5, इसमें से एक सूचना इसको देगा, दूसरा देगा। अब 2 से 3 को जो दे रहा था इंटरमीडिएट काम हो गया, तो सूचनाएं ले आना ले जाने के बीच में भी कुछ है जो 1, 2, 3 सेल्स को देती है, और एक सेल क्या होगी, लेने वाला होगा, और एक सेल जिससे इफेक्ट उत्पन्न होने वाला होगा, मीन्स जो कार्य करेगा। अगर मसल्स को संकेत जाना है कि आपको मूव करके हाथ को हटाना है, हाथ जल रहा है या चुभ रहा है सुई, तो क्या होगा, जो ये सूचना ले जाएगा जिससे इफेक्ट उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टर नर्व बोलते हैं। और जो सेंस को ग्रहण करता है, सुई चुभ रही है, हाथ चल रहा है, तो सेंसरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टर या सेंसरी इफेक्टर या सेंसरी नर्व सेल। ठीक है, इफेक्टर या सेंसरी नर्व सेल। इफेक्टर नर्व सेल मीन्स जो कि प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है, जो वर्क करा रहा है, मोटर है नेचर का, इसको मोटर नर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 2 मेजर हो गई। तीसरा कनेक्टिंग है, जो कि क्या करता है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, वहां उसके अंदर पाया जाता है। ये इसको इससे जोड़ने का काम करता है। मीन्स कनेक्टर किसका कनेक्ट, भाई 2 कनेक्टर कोई भी होगा तो वो 2 को जोड़ेगा। अफेक्टर और इफेक्टर, या कह लीजिए मोटर सेंसरी, जो 2 तरह की नर्व सेल्स हैं, इन दोनों नर्व सेल्स को जोड़ने का काम करेगा। तो ऐसी सेल्स क्या कहलाती हैं, कनेक्टिंग या एम्पलीफाई करने वाली सेल्स होती हैं, उनको बोला जाता है। इस तरह से 3 कैटेगरी हो गई। प्रोसेस के आधार पर किनमें कितने प्रोसेसेस निकले हुए हैं, इसके आधार पर हम इनको बोलते हैं एपोलर, दूसरा यूनिपोलर, तीसरा बाइपोलर और मल्टीपोलर। एक क्या है, एपोलर, ये माने नहीं, मीन्स किसी भी प्रकार की पोलरिटी वहां पर है ही नहीं, मीन्स उसका कोई इंड नहीं है। अर्थात एक बॉडी है, सिर्फ बॉडी साइटान है, इससे कोई भी प्रोसेस नहीं निकला हुआ है, तो एपोलर। ये इस तरह का जो नर्व होता है, मीन्स जिसमें किसी भी प्रकार का प्रोसेस नहीं निकला हुआ, ना तो डेंड्रॉन है और ना ही एक्सॉन है, ऐसी अगर सेल है, ठीक है, उस सेल को हम लोग बोलेंगे एपोलर न्यूरॉन्स। एपोलर न्यूरॉन्स सिर्फ मिलता है सीलियन टेराटा में मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक, यूनिपोलर, अब यूनि का मतलब समझ में आ गया, एक ही प्रोसेस निकलता है बॉडी से, ये है हमारी यूनिपोलर सेल बॉडी। तो यहाँ से सिर्फ क्या होगा, एक ही प्रोसेस निकलेगा, और यह प्रोसेस हो सकता है एक इंडेक्स का क्या बना ले, एक्सॉन बना ले, और दूसरी साइड में डेंड्रॉन का निर्माण करे। इस तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, अगर इस तरह का सेल मिलता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर। ये आमतौर पर इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक, बाइपोलर, तो बाइपोलर में क्या है, बॉडी से एक तरफ से डेंड्रॉन निकलेगा, सिर्फ सिंगल डेंड्रॉन और सिंगल एक्सॉन होगा, एक डेंड्रॉन एक एक्सॉन, तो निकला कितना प्रोसेस, 2 प्रोसेस, इसलिए क्या हो गया, बाइपोलर हो गया। ये रेटिना में पाया जाता है, ये हमारी आंख के रेटिना में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। मल्टीपोलर वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं, और यह सबसे ज्यादा प्रकार का पाया जाने वाला नर्व है। और इसमें क्या होता है, एक बॉडी होती है, इससे ढेर सारे प्रोसेस निकलते हैं, जो क्या होते हैं, डेंड्रॉन एक सिरे से और दूसरे सिरे से एक बड़ा सा एक्सॉन निकलता है, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में पहले पढ़ा था।
अगर इस तरह का प्रोसेस ढेर सारे निकले हुए हैं और सिंगल निकला है एक्सान, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर। इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर। तो प्रोसेस के आधार पर नर्व सेल्स को हम 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एपोलर, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रोसेस नहीं निकलेगा। यूनिपोलर, जिसमें एक ही निकलेगा और निकलने के बाद वो 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाएगा, डेंड्रॉन और एक्सॉन। इस तरह का जो मिलता है एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट के केस में मिलता है। बाइपोलर, जिसमें एक ही डेंड्रॉन और एक ही एक्सॉन निकलता है बॉडी से, उसको हम बोलते हैं बाइपोलर, रेटिना में है। और मल्टी पोलर में क्या होता है? एक एंड से बहुत सारे डेंड्रॉन्स निकलते हैं और एक सिरे से एक्सॉन सिंगल निकलता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मल्टीपोलर कहते हैं। ये वर्टिब्रेट्स में मिलता है। ठीक, थैंक यू।